अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, और आज सबसे ज़्यादा अहम सवाल जो है वो पाकिस्तान की मईशत का है और महंगाई का है। और उस पर हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले एक हफ़्ते के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ख़ास तौर पर इस तरफ जो है नोटिस लिया गया है। हालांकि मामला यहाँ तक जाने ही नहीं चाहिए थे कि इस तरह जो है वो एक्शंस हुकूमत को ख़ुद लेने पड़ते अपने ही एक्शंस के अगेंस्ट, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। और उसके बाद आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो मुख्तलिफ फैसले हुए उसमें एक पैकेज जो है वो दिया गया है। और ख़ास तौर पर जो वज़ीर आज़म खुद बात करते हैं कि हम पिछड़े हुए निचले तबके की बात करते हैं, लोअर क्लास की बात करते हैं, तो फिर वो तो फोकस जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से है। और 2 अरब मंथली पैकेज यानी 5 अरब का जो है वहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा स्टोर्स खोले जाएंगे। और ये एहसास प्रोग्राम का ही जो बजट है या ये कह लीजिए पैकेज है वो उस तरफ जो है दिया गया है। क्या इस तरह से जो 5 चीज़ें हैं इन पर फोकस करके कि आटा और घी और दाल और चावल, इससे मसला हल हो जाएगा, या मईशत को ठीक करने के लिए कुछ और बहुत बड़े फैसले करने होंगे? ये हमारा आज का सवाल है। और इसके लिए 2 बहुत ही अहम शख्सियात हमारे साथ आज मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि हाईएस्ट बॉडी है पाकिस्तान की बिजनेस की, उसके न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट जनाब मियां अंजुम निसार साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं हम। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकील करीम डैडी साहब, चेयरमैन एकेटी ग्रुप, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत है। अकील साहब, आपकी तरफ भी हम आएंगे, लेकिन पहले स्टूडियो में अंजुम निसार साहब, क्या ये जो आपने आज देखा जो आज पैकेज दिया गया है, क्या आप समझते हैं इससे कुछ मदावा होगा, कुछ बेहतर है, कुछ ये इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जी, 22 करोड़ की आवाम है और जो पैकेज दिया गया 15 बिलियन का, उसके भी 2 सेगमेंट्स हैं। एक 10 बिलियन का है यूटिलिटी और दूसरा कुछ 5 अरब जो है वो रमज़ान से रिलेटेड कुछ सारा मामला है। अब बात यह है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतनी अमाउंट से कैटर नहीं किया जा सकता। और अगर इस अमाउंट को 22 करोड़ की आबादी पे और 5 महीने पे आप इसको अगर डिवाइड करें तो पर डे क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। बेसिकली ये एक आर्जी तौर पर एक फेज़ तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल जो है वो बुनियादी तौर पर ये जो फूड सिक्योरिटी एक आम बंदे की ज़रूरत है, और फूड सिक्योरिटी जब ही हो सकेगी कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करें, उसकी यील्ड को बेहतर करें। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हमारी जो पर एकड़ यील्ड जो है वो दुनिया से कहीं आधी है, कहीं 1/3 है, कहीं 1/4 है। तो हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा अपनी एग्रीकल्चर की तरफ, और ना सिर्फ आपकी फूड सिक्योरिटी के मामला तो उससे हल होते हैं, बल्कि यहाँ हमारी जो इंडस्ट्री जो कुछ होता ही है ना कि जब महंगाई इस जगह पे पहुंच जाए तो कुछ आवाम भी ये सोच रही होती है कि जनाब कुछ जल्दी से कुछ हल निकल आए फौरन, तो उस पर तो अनाउंसमेंट इसी तरह की हो सकती है। और आप क्या समझते हैं कि क्या अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी? आप क्या समझते हैं कि जो कुछ अरसे थोड़े दिनों पहले जो गवर्नर स्टेट बैंक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद अगर उसमें बेहतर अनाउंसमेंट हो जाती तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? देखें, ये जो अब भी जो कुछ किया गया, हर बंदे का एक अपना ज़ाती ख्याल होता है। अब मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर से लेने का मैं अहल नहीं हूँ। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो ये टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए थी। और यानी आज जो कैबिनेट के अंदर कुछ वज़रा ने बात की कि ये पैसे जो हैं आप सब्सिडी दे दें पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो कम कर दें, तो ओवरऑल जो है पूरे पाकिस्तान में सब पे ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन देखें, इस वक्त जो मेन जो मसला एक आम बंदे का है, बिजनेस कम्युनिटी भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर है, क्योंकि इस वक्त मईशत के मामला दुरुस्त नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है, इंडस्ट्री भी कोई इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, और इस वक्त जो मार्कअप है इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। रीजन में हमारा मार्कअप सबसे ज़्यादा है। बेसिक काइबर जो हमारा है दैट इज़ 13.25%, और चाइना में देखें तो 4% है, बांग्लादेश में देखें तो 5.1 है, इंडिया में देखें तो 5.4 है।
अब हमें इसी तरह से बिजली के रेट्स भी हैं, गैस के रेट्स भी हैं, और इवन अब तो पानी के रेट्स आ गए हैं। जी जी, इवन बिजली के प्राइसेस भी हमारी रीजन में सबसे ज़्यादा है, कई जगह हम डबल हैं। तो ये फिर हमारी जो इंडस्ट्री है ये भी कम्पीट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, और असल में तो रोजगार जो देना है वो यानी हुकूमत ही देती है, लेकिन वो आप लोगों के जरिए देती है। तो अगर आपको सहूलतें नहीं दी जाएंगी तो रोजगार कैसे बनेगा? अनेबल एनवायरनमेंट दे ताकि मुल्क में रोजगार। ठीक है, इस सिलसिले में फेडरेशन क्या कर रही है, मैं इस तरफ आऊंगा, लेकिन पहले अकील करीम बेडी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो आज फैसले हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कुछ रिलीफ दे सकेंगे पाकिस्तान की आवाम को, या कुछ और कुछ बड़ा फैसले होने चाहिए थे जो आप समझते हैं कि जो नहीं हुए हैं अभी तक? मेरा अपना ख्याल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई हुई है, वो महंगाई अगर आप उठा के देख लें कि आपकी कॉटन की प्राइस बढ़ी है, उसका बेनिफिट फार्मर्स को जाता है, आपकी शुगर केन की प्राइस बढ़ी है, उसका भी बेनिफिट फार्मर को जाता है, राइस की प्राइस बढ़ी है, उसका बेनिफिट फार्मर्स को जाता है, वीट की प्राइस बढ़ी है, उसका बेनिफिट फार्मर्स को जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ गई है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि जो यूरिया की प्राइस है गवर्नमेंट ने वो कम करवाई है, 300 रुपये बैग। डेप की प्राइस नीचे आई है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में दो हैं, एक रूरल एरिया, एक अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया के जो 15 करोड़ लोग हैं उनको क्रॉप की प्राइस इतनी अच्छी मिली है कि उनकी इनकम बढ़ गई है, तो वो इस महंगाई से बाहर है। अर्बन एरिया के लोगों तो ऐसी बात हो गई है, पिछले दिनों टमाटर के बारे में कहा गया था कि टमाटर के रेट बढ़ गए तो वो भी जो टमाटर बेच रहे हैं हमारे पाकिस्तानी उन्हें कुछ फायदा पहुंचेगा। सर वो भी तो और चीजों से अफेक्टेड है ना, उनको भी। आप पहले बात सुन ले, आप अपने सवाल को खुद बात कर रहे हैं जी। मैं टमाटर की बात नहीं कर रहा, मैं मिसाल दे रहा हूं, उस वक्त बात कही गई थी। मैं आप मेरी बात सुन लो मेरे भाई, आप सवाल करने से पहले अंडरस्टैंड करो। मैं जिन चीजों की बात करता हूं हजार करोड़ रुपए की वो आइटम है जी। मतलब ये 1000 बिलियन रुपए की आइटम है, ये 4000 बिलियन रुपए की क्रॉप की मैं बात कर रहा हूं, मैं टमाटर की बात नहीं कर रहा हूं भाई। और आप ये देखें कि वीट अगर गवर्नमेंट 35 रुपए में लेने जाएगी उनको नहीं मिलेगी, ये फार्मर से 40 रुपए में ये वीट बिकेगी। तो मेरा कहने का मकसद है कि उनकी इनकम भी बढ़ी है, अगर उनके साथ महंगाई हुई है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अर्बन एरिया के जो लोग हैं इस वक्त उनके लिए प्रॉब्लम्स जरूर हैं। तो यूटिलिटी स्टोर को हम ये समझते हैं कि पिछले दिनों जो आटे की प्राइस बढ़ी है वो बढ़नी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट उनको वीट 34 रुपए में आज भी प्रोवाइड कर रही है, आज भी लोगों को दी जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो 34 रुपए की गवर्नमेंट वीट दे रहा है वो मिडलमैन उसको उठा के इतना महंगा बेचे। तो मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट कोशिश करे कि इसको या तो डिसिप्लिन करे या कोशिश करे कि इसकी प्राइस बढ़ा दे और टारगेटेड सब्सिडी लोगों को दे, तंदूर को यूटिलिटी से मुंसलिक कर दे ताकि तंदूर को सस्ता आटा मिले और अवाम को सस्ती रोटी मिले। और दूसरी ये बात कि हमारी मईशत इस वक्त प्रॉब्लम में नहीं है। आप अगर एक्सपोर्ट सेक्टर को देखें तो गवर्नमेंट उनको रीफाइनेंस 3% पे दे रही है, गवर्नमेंट इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 5% पे लोन दे रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसा है कि ये जीरो रेटेड था, उसके ऊपर जो सेल टैक्स का इशू आया है, मैं समझता हूं गवर्नमेंट उसको भी सोच रही है। और गवर्नमेंट के साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हुए हैं। इस वक्त एक्सपोर्टर पाकिस्तान में खुश है और वो एक्सपेंशन कर रहा है। इंडस्ट्रियल प्लॉट इस वक्त मिल नहीं रहे, लूमें मिल नहीं रही, ये आप देखें। और दूसरा, पहले ऑटो सेक्टर थोड़ा बहुत स्लो दिख रहा था, अब उसमें भी डिमांड आई हुई है। इस वक्त क्या जो कि बहुत नई कंपनी है और उसने इस महीने की 1000 गाड़ियां वो बेच रहा है और वो गाड़ी 45 लाख और 50 लाख रुपए की गाड़ी, 1000 गाड़ियां इस वक्त महीने की बेच रहा है। इस साल वो 60 अरब रुपए की सेल करेगा। और टोयोटा की भी प्राइस में मैं समझता हूं ऑन शुरू हो गया, होंडा में ऑन शुरू हो गया है। तो साहब ये जो आप शाइन बातें बता रहे हैं ये सब बातें तो इस वक्त जो हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है वो भी नहीं कर पा रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं।
मेरे भाई, मैं जो कह रहा हूं, मैं चेंज करता हूं कि कोई मेरे साथ बैठ जाए, कोई भी आदमी बैठ जाए, मैं ये साबित करूंगा जो मैं कह रहा हूं इस बात में कहीं भी गलती नहीं सर, है। आपके साथ बैठे हुए हैं फेडरेशन के प्रेसिडेंट, एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट आपके साथ ही बैठे हुए हैं। तो अंजुम भाई हमारे पे है, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जो बात कह रहा हूं उसके ऊपर मैं बात करने को तैयार हूं, कोई भी मुझसे बात करना चाहे। अगर रूरल एरिया में मेरा नहीं ख्याल है कि गुर्बत आई है, वहां तो मैं समझता हूं लोग बेहतरी की तरफ गए हैं। अगर आप 40 रुपए वीट की प्राइस देंगे तो 220 अरब रुपए का सिर्फ रूरल एरिया को बेनिफिट जाएगा। ठीक है, ये हम आपने जो कुछ फरमाया इस पर जरूर जवाब लेंगे हम पीसीसी से, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की मईशत का, और ख़ास तौर पे जो महंगाई की बात की जा रही है, जिसमें तनख्वाहदार तबका जो है वो बहुत ज़्यादा पिस गया है, गरीब तबका बल्कि मुतवसत तबका, बल्कि सर क्या चीखें सिर्फ गरीब तबके की और जो है वो मुतवसत तबके की निकली है, या जो टॉप बिजनेसमैन हैं आपकी तरह के लोग जो खासतौर पर एफपीसीसीआई में मौजूद हैं, उनकी भी कुछ चीखें निकली हुई हैं? देखिए जी, चीखें तो ऑलमोस्ट देखिए जी गरीब तबके की ख़ास तौर पे, और वो क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने डेली ब्रेड अर्न करना होता है, डेली खाना होता है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हालात हैं। और बहुत सारी इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन आप लोगों से तवक्को की जाती है ना कि अगर 100 लोग किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो हर साल वहाँ पे 50 या 100 इजाफा होना चाहिए। वो तो होना चाहिए। आप इस वक्त हाजिर की बात कर रहे हैं, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ। मुझे जरा जस्ट कंप्लीट करने दे ताकि नेक्स्ट ये जरा जवाब आप एकेडी साहब को भी दें, जो वो फरमा रहे थे ब्रेक से पहले। पता नहीं तक ये आवाज़ जा रही है या नहीं। एकेडी साहब आवाज़ जा रही है अब तक है? सो गुजारिश ये है कि अंजुम भाई मुझे बिल्कुल आपको सुथरी आवाज आ रही है। जबरदस्त जी, जबरदस्त जी। तो बात ये है, देखें इस वक्त हर बंदा परेशान है जी, इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है। एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ मौजूद गवर्नमेंट ने किया है, बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि उन्होंने इंटरनेशनल रेट पर उनकी जो प्राइसेस जो हैं यूटिलिटी की फ़िक्स कर दी हैं। और ये जो एकेडी साहब ने कहा है कि लोन उनके लिए अवेलेबल है, वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन अवेलेबल है और शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल है, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, आपकी पूरी जीडीपी का हार्डली 23-24 बिलियन डॉलर है, जबकि आपकी इकॉनमी जो है वो 280 बिलियन डॉलर की आपकी इकॉनमी है। इस वक्त जो आपसे मैं जिस तरह बता रहा था कि पहले मैंने आपसे कहा कि मार्कअप बहुत ज़्यादा है, मार्कअप की वजह से इस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्री अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ये मार्कअप सिर्फ हमारा इंटरनल इशू है, रेस्ट ऑफ द रीजन में मार्कअप इतना नहीं है। इन्फ्लेशन से है ना, वो जो बात कंपैरिजन दिया जाता है कि जो इन्फ्लेशन होगा उससे कुछ थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर कर लें आप, वही मार्कअप होगा। देखें इन्फ्लेशन जिस जगह पे आ गया उस हिसाब से मार्कअप है। बात ये है इस वक्त इन्फ्लेशन, तो इस वक्त उसकी बेसिक वजह जो है, एक आपकी जो रुपया जो है डिवेल्यू हुआ है, बेसिक वजह तो ये है। यहाँ कोई बाइंग पावर बढ़ गई है और उस वजह से कोई इन्फ्लेशन नहीं हो रही। ये हमें रियलिटी देखनी चाहिए कि हमारी इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ी है। और इतना जब आप मार्कअप भी ज़्यादा रखेंगे और लोगों की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी इनपुट कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो आपकी इंडस्ट्री भी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। और मैंने तो एक आध मीटिंग में पीछे शबरजैदी साहब से भी ये कहा था कि जनाब इस साल आपको मिनिमम टर्नओवर टैक्स तो मिलेगा, उससे तो कोई भाग नहीं सकता, लेकिन किसी आपको बैलेंस शीट में कोई बड़े अच्छे मुनाफे नजर नहीं आएंगे। बस आपने कह दिया था इसीलिए वो रुखसत पे चलेगा। मैंने तो खैर जो कहना वो तो शायद उनकी अपनी इंटरनल वजूहात होंगी, जो भी वजह होगी कि सेहत के मामले हैं या कोई अदरवाइज। लेकिन जहाँ तक इस वक्त मामला का ताल्लुक है, एकेडी साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन वो ज़राअत की बात कह रहे हैं वो कि वहां पर जो है जनाब उन्होंने हमारी रूरल एरिया है, एक एंगल से बात की कि ठीक है इस वक्त कपास जो काश्तकार है उसको गन्ने की प्राइस जो बड़ी अच्छी मिल रही है। गंदम की जो प्राइस इस वक्त जो बढ़ी थी वो इसलिए नहीं बढ़ी थी, वो काश्तकार को उसमें कुछ नहीं मिला। ये बेसिकली ये जो 10-15 दिन जो गेम हुई है, एक तो वो ये थी आपकी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल, उस वजह से कहीं गैप आ गया, लकोनिया आ गया, और कुछ लोगों ने उसको प्लान करके प्राइम मिनिस्टर खुद माफिया की बात कर रहे हैं कि एक माफिया मौजूद है। डेफिनेटली कोई माफिया होगा, नाम तो किसी ने नहीं लिया, लेकिन डेफिनेटली नहीं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उन्हें मालूम है, तो मैं कह रहा हूं वो बता दें, हम भी कह रहे हैं बार-बार प्राइम मिनिस्टर से बता दें कौन है माफिया। ये तो वो बेहतर बता सकते हैं
लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद अच्छा, थी। ये एकेटी साहब, ये इंटरेस्ट रेट से पहले जरा आप फरमाएं कि ये कौन सा माफिया जिसकी तरफ जो है वो निशानदेही कर रहे हैं? ये हुकूमत के अंदर, हुकूमत ही फैसले करती है, माफिया अंदर होगा, अंदर से बैठ के कुछ कर सकता है ना, बाहर से बैठ के तो नहीं कर सकता। और अगर प्राइम मिनिस्टर को मालूम है तो वो बताएं अवाम के सामने कौन सा माफिया है। मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता कि कोई माफिया है। मैंने मिडलमैन का नाम लिया था तो आपको मैंने यही बताया था कि ये मिडलमैन ने पैसे बनाए हैं। तो बनाए किस वजह से है कि वीट की प्राइस हमने कम रखी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में वीट की प्राइस बढ़ गई है, हमारा रुपये डिवैल्यू हुआ है जिसकी वजह से इंपोर्ट महंगी हो गई है। तो ये जो वजह थी, अगर आप इसके बाद अपनी प्राइस अगर बढ़ा देते तो शायद वो मिडलमैन को बेनिफिट ना होता, लेकिन गवर्नमेंट ने गरीब आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए वीट की प्राइस नीचे रखी थी, लेकिन वो सारा पैसा मिडलमैन अपनी जेब में ले गया। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें अपनी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि कोई हमसे बेजा फायदा ना उठाए। लेकिन जो चीज मैं आपको कहने जा रहा हूं, आप ये देखें कि इस वक्त हम मॉनेटरी टाइटनिंग में बैठे हैं। आप जब भी मॉनेटरी टाइटनिंग में जाते हैं तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रोथ स्लो हो जाती है, इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी राइट डायरेक्शन पे जा रही है और इकोनॉमी में बेहतरी भी आ रही है। अगर आप ये देखें कि ऑटो सेक्टर जो काफी स्लो हो चुका था, जिसकी कार मैन्युफैक्चर ने प्रोडक्शन कम की हुई थी, अब वो प्रोडक्शन उनको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जो आपकी इन्वेंट्री थी मार्केट में वो अब खत्म हो चुकी है और गाड़ियों पे ऑन हो चल रही है। इसी तरह सीमेंट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी आई है, डिवैल्यूएशन की वजह से उनको एक्सपोर्ट की डिमांड मिल रही है, तो उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंपोर्टेड सेक्टर है उसमें डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है। कंसर्न है अंजुम निसार साहब को, इनके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अंजुम निसार साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को बोलो कि आप अपनी बास्केट को ठीक करें। अभी जो इन्फ्लेशन के नंबर दिए गए हैं, 2 दफा हमने देखा है रेंटल इंक्रीज दिखाया गया है। मैं भी रिसर्च डिपार्टमेंट होल्ड करता हूं और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये रेंटल इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट उसको रिवर्स करवा लेती है तो 1 से 1.5% आपका इन्फ्लेशन का नंबर नीचे आ जाएगा और एवरेज इन्फ्लेशन का नंबर भी 11% पे आ जाएगा। और आने वाले दिनों में अब इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा और गवर्नमेंट को ये मौका भी मिलेगा, स्टेट बैंक को भी, कि आपके इंटरेस्ट रेट को वो कम करें। जिस दिन ये साइकिल रिवर्स होगी, इंटरेस्ट रेट में कमी शुरू हो जाएगी, तो आप देखना आपकी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी, आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म करने लगेगी, आपके लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त आप अगर देखने जाएं तो आपका 10 साल का बॉन्ड जो है वो साल के बॉन्ड से नीचे है, 3 महीने के टी बिल से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। और ये चीज इंडिकेट करती है कि आने वाले दिनों में आपके इंटरेस्ट रेट ने बढ़ने नहीं है, इंटरेस्ट रेट ने नीचे आना है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्राइसिस में है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि आपने एक डिवैल्यूएशन किया है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि प्राइस अप्रिसिएशन बहुत हुआ है। अब जैसे पाम ऑयल पीछे $400-500 में ट्रेड करता था, वो 800 $850 पे चला गया है। तो जाहिर बात है कि इसका डबल इंपैक्ट आया, एक तो डिवैल्यूएशन और सेकंड प्राइस बढ़ गई। तो मैं ये कहता हूं कि महंगाई जो हुई है उसमें चीजों को भी हमें देखना चाहिए, हमारी आवाम को भी सोचना चाहिए कि हम पाम ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें बेनिफिट मिल रहा है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल जो $70, $72, $73 पे जो था, वो इस वक्त आ गया 53-54 पे। तो इस तरफ गवर्नमेंट को बेनिफिट भी मिलेगा और अगर ये प्राइस फर्दर गिरती है तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट के लिए विन विन होगा और गवर्नमेंट को मौका मिलेगा कि इसका बेनिफिट लोगों को पहुंचाए। नीचे आ सकता है, डीजल नीचे आ सकता है, पेट्रोल नीचे आ सकता है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं। ये जो खुशाइंद बातें एक साहब फरमा रहे हैं, लेकिन जो IMF के खुद अपने इंडिकेटर्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो इंडिकेटर्स हैं या मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें सिर्फ मोडीज़ का एक थोड़ा सा पॉजिटिव आया है। वो इस साल के अंदर कोई खुशाइंद जो है वो इन्फ्लेशन या GDP या ओवरऑल जो रेट्स है वो इतना पाकिस्तान के लिए नहीं बता रहे। ये देखें,
बात बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं। AKD साहब का एक अपना एक जाविया है, उनकी अपनी तहकीक है, उनका अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। बहरहाल जो हमें नज़र आ रहा है, एक तो ये जो है मार्कअप को फौरी तौर पे गिरना चाहिए। हम समझते थे कि दिसंबर के महीने में या जनवरी में 1-8% ये कम और कर ऐसा महसूस हो रहा था जब और पिछले महीने एक्चुअली एक फैक्टर ये भी है कि गवर्नमेंट या स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जो हैं वो शायद ये समझते हैं, उनका जाविया ये है कि अगर 1% भी हमने इसके अपना मार्कअप को कम किया तो ये बाहर से जो पैसा आ रहा है पाकिस्तान में वो शायद आना बंद हो जाएगा। हमारी बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल ये है कि जितना डिले करेंगे उतना इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगी। उसके अलावा अगर ये फौरी तौर पे कुछ ना कुछ 1-8% उसको रिड्यूस करते हैं तो वो एक अच्छा इंडिकेटर होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो हॉट मनी है जिस रेट पे गवर्नमेंट पाकिस्तान या स्टेट बैंक उनको रीपे कर रहा है, अपना मार्कअप दे रहा है, मेरे ख्याल में दुनिया में इतना मार्कअप कहीं प्रिवेल नहीं करता। इसको जो डायरेक्टली लिंक किया जा रहा है आपकी जो इन्फ्लेशन के साथ, मैं समझता हूँ कि यहाँ जो है एक स्कूल ऑफ थॉट का एक तजाद है, क्योंकि परचेजिंग पावर भी आपकी सप्रेस हुई है, आपकी क़ुव्वत ख़रीद भी जो है बहुत गिरी है, जिस वजह से मैं नहीं समझता हूँ कि 1-8% कम करने से ना तो बाहर से पैसा आना, जो हॉट मनी जिसको कहते हैं गवर्नमेंट के सामने रखा, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी आपके पास मौजूद थे जी, जो कि टी बिल्स में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। ये पैसा आता रहेगा क्योंकि इतना प्रीमियम जो है ना, इतना कोई एक्स्ट्रा जो मार्कअप है दुनिया के कई दूसरे मुल्क नहीं दे रहे और इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, लोकल इन्वेस्टर खास तौर पे नहीं कर सकता। वो अलग बात है, आप बैंक में रख दें। ये फरमाएं कि ये जो आपकी मीटिंग्स हुई पिछले दिनों, मतलब प्राइम मिनिस्टर से या कल फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, और मुझे महसूस हुआ कि आप लोग बड़े टू द पॉइंट और डायरेक्ट जो है आप बात कर रहे हैं अपने इशूज़ के ऊपर, कई तारीफों में या दूसरी चीज़ों में टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, इस तरह अमूमन होता रहता है। तो आप क्या समझते हैं कि रिजल्ट चेंज आ गया? अच्छा, चेंज तब्दीली आ गई है। अच्छा, तब्दीली मींस कि जो रियल बात है वो करें आप। तो क्या जो कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी यकीनन कहेंगे हम अच्छा काम। हम तो चाहते हैं कि क्या रिस्पांस मिला है आपकी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है फेडरेशन की, तो क्या रिस्पांस मिला है हुकूमत से आपको? देखिए, ये तो गवर्नमेंट भी मानती है कि इतना हाई मार्कअप रेट है, और हमने तो देखना है कि हमने कम्पीट किस तरह करना है, इंडस्ट्री ने सस्टेन किस तरह करना है। वजूहात जो मर्जी हों, इंडस्ट्री ने सस्टेन करना है और इंडस्ट्री ने कम्पीट करना है। इसमें AKD साहब आप भी इनके वकील बन सकते हैं ये मार्कअप के हवाले से कि कम 1% या 1.5% कम। मैंने पहले ही आपको कहा कि मार्कअप में कमी आनी चाहिए। इन्फ्लेशन के नंबर हम उसको समझते हैं कि उसको कैलकुलेट गलत किया गया है और उसमें हम बेहतरी ला सकते हैं। मैंने ये पहले ही लिखा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो अंजुम निसार साहब ने बात की है कि टी बिल में जो पैसा आ रहा है, मैं ये समझता हूँ ये जो पैसा आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। अगर ये पैसा हम इससे निकालते हैं, देखें जो भी इन्वेस्टर आता है वो पाकिस्तान में आके कमाता है तो टैक्स पे करता है। अगर कोई आदमी डॉलर में रुपए लाता है उसको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ता है, रुपये में कन्वर्ट करके उसको टी बिल में इन्वेस्ट करता है, टी बिल में इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर उसको 10% विथ होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद अगर उसको वापस लेके जाना है फिर उसको जाके इंटरबैंक मार्केट से रुपए खरीदना पड़ता है। और ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी रुपया वीक भी हो सकता है, और पाकिस्तान का जो साल का आपका जो रेट है जिसपे आप डॉलर को बुक करते हैं तो 6.5% आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आप ये सारी चीजें डाल दें तो पाकिस्तान में जो बंदा डॉलर लेके आ रहा है उसका रिटर्न बनता है 5%, और इस वक्त अगर यूरो बॉन्ड के रेट उठा लो तो उसमें आपको 7% रिटर्न बन रहा है। मैं समझता हूं ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और दूसरा आप देखें कि जो एक्सपोर्टर अपनी प्रोफिट लेट उठाता है स्टेट बैंक में, तो स्टेट बैंक उसको 10% डॉलर में मार्कअप देती है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमें सारी बातों का पता होना चाहिए, इसके बाद अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज मैं समझता हूं कि हॉट मनी के हवाले से अगर ये $3 बिलियन आप ये देखें कि अगर ये निकाल देते हैं तो आपके पास तो रिजर्व रेटिंग पे इफेक्ट आ जाएगा, आपका रुपये फिर डिवैल्यू हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि जो अच्छे इकदाम हैं गवर्नमेंट कर रही है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम क्रिटिसाइज करें। और हमें उसके
देखना चाहिए कि बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जहां डॉलर में पाकिस्तान में 10% रिटर्न मिल रहा हो, तो पाकिस्तान जो टी बिल में रिटर्न 13% दे रहा है, वो तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यकीन से आपको कहता हूं कि इन्फ्लेशन के नंबर अपनी पिक पे चले गए हैं। यहां से अब इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे और आने वाली जितनी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें आप ये देखेंगे कि आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे और यही चीज पाकिस्तान की इकोनॉमी में टर्न अराउंड लाएगी। और अभी सर, भी हमारी भी यही ख्वाहिश है, हमारी भी यही ख्वाहिश है, और आप पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश होगी कि आप जो कुछ फरमा रहे हैं ऐसा है। अच्छा, अब ये जो नंबर्स होते हैं और ये जो सारी ये सब जो गोरख धंधा है जो कहा जाता है, ये इसकी तरह आम आदमी जिस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, शायद उनके लिए मुश्किल हो गया होगा बहुत सी चीज़ें को समझने के लिए। अब हम थोड़ा सा ब्रेक के बाद दोबारा वहीं पलटते हैं जहाँ वो यूटिलिटी स्टोर की तरफ जो हमें आज लेके जाया गया है कि एक आम आदमी का मसला, गरीब आदमी का मसला जो कि मुल्क की असल आबादी है, वो कैसे हल हो सकता है, रोजगार के कैसे नए मौके आ सकते हैं। इसके बाद ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की मईशत का और ख़ास तौर पे महंगाई का। हर शख्स जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर है, चाहे वो किसी भी सतह पर हो। कहा जाता है कि जनाब गरीब तबका सबसे मुतासिर है, वो तो है ही है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि किसी भी क्लास में आप चले जाएं, इवन इस वक्त हमारा जो टॉप तबका है वो भी बहुत मुतासिर हुआ है। मियां अंजुम निसार साहब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तानी तमाम बिजनेस कम्युनिटी को और तमाम चैम्बर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर, ये फरमाएं कि वापस मैं आता हूँ एक आम आदमी की तरफ, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री का और इसके अलावा हमारे जो ज़राअत है उसका। आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये खाली यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जो बात कही गई है, यानी अब हम आगे जो मंजरनामा देख रहे हैं कि वहाँ पे अब लंबी लंबी लाइनें, रश, एक लूट मार, अब कुछ वो नज़र आ रहा है अभी सूरत हाल जो है, तो आप क्या समझते हैं कि हल है क्या? देखिए, मैंने बुनियादी तौर पे पहले बात की थी कि जब तक जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, 50 लाख बंदा, ऑलमोस्ट 2.5% हमारी एनुअल आबादी बढ़ रही है, तो 22 करोड़ का 2.5% लगा लें तो 50 लाख बंदा बनता है। इतनी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। एक तो हमें एग्रीकल्चर को बड़ा सपोर्ट करना होगा और हमारी यील्ड इंप्रूव होनी चाहिए। ये जो रिसेंटली भी ये जो फ़ायदा दिया गया है, तो गवर्नमेंट ने 10 बिलियन रुपया दिया है, बेसिकली ये एक्चुअली तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे देने वाली बात है। और दूसरा, ये मुझे नहीं मिलनी चाहिए, ये किसी उस बंदे को टारगेटेड सब्सिडी दें जो इसका जो सबसे पहला जो इसका जो हकदार है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर हकदार ही पहुंचते हैं, मकसद हर बंदा पहुंचेगा ना, उसके लिए किसी की मुमानत तो नहीं है। कोई मर्सिडीज से भी उतर के यूटिलिटी स्टोर उसमें कहा जा रहा है कि प्लान आएगा, कोई कार्ड बनेगा, कोई एहसास प्रोग्राम को जो लिंक किया जाएगा, ये चीजें अभी आ रही हैं। बात ये है कि उसमें टारगेटेड सब्सिडी की जो बात है, सोर्स भले यूटिलिटी स्टोर हो, लेकिन यहाँ टारगेटेड सब्सिडी दें उन लोगों को दे जिनकी आमदन 20,000 से कम है या 25,000 से कम है, उनको दे जो इस वक्त जिनको इस वक्त शदीद ज़रूरत है, ताकि जब भी कोई क्राइसिस आए हम अपने उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करें। जब रोज़गार तो देखें, इस वक्त तो पहले एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो लगी हुई है वो इस वक्त जो है ना अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। रोज़गार नया जनरेट करना तो दूर की बात है। आपने देखा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है वो भी 6%, उसमें भी माइनस आई है। ये सारे गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स हैं जी। और मैन्युफैक्चरिंग जो है डाउन साइजिंग बहुत लंबी चौड़ी हुई है उसमें, लेकिन अब कुछ अगर स्लाइटली इंप्रूवमेंट हो रही है तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन ये कहना कि जी सब अच्छा है, इट्स नॉट लाइक दैट। इतने मार्कअप पे लॉन्ग टर्म पे आपकी इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर सकती। एक दफ़ा आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, सिक हो गई, तो उनमें से शायद आधी इंडस्ट्री शायद दोबारा फील्ड में आए। बहुत सारे लोग जो एक दफ़ा सिस्टम से निकल जाते हैं फॉर सम रीज़न, वो दोबारा इंडस्ट्री को दोबारा नहीं चला सकते। और क्या सारा ज़िंदगी हम इसी चक्कर में ही पड़े रहेंगे? पहले इंडस्ट्री को सिक करें, फिर उसको रिवाइव करें। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, हम आइसोलेटेड नहीं रह रहे। बाहर से भी गुड्स हो रही हैं, पाकिस्तान में आ रही हैं। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस टाइम मुतमईन है कि जी हमने अपनी इंपोर्ट को कर्टेल कर लिया, मैं समझता हूँ कि सारी हकीकत ये भी नहीं है। बहुत सारे आप देख लें, आपकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है वो पहले से वो बढ़ चुकी होगी, और वो अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो आरडी लगने की वजह से और कुछ टैक्सेस बढ़ने की वजह से
या डॉक्यूमेंटेशन का भी एक मैशत में नहीं, मामला स्मगलिंग का है, भी issue है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी issue मौजूद है। जो एक इशू है वो भी जो एक हर्डल ठीक है, है। जिसकी वजह से आपकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड बढ़ रही है और फिर स्मगल होकर गुड्स पाकिस्तान में एंटर हो रही है। ठीक है, अकील करीम डैडी साहब, गरीब आदमी इस वक्त जो है वो हुकूमत की तरफ देख रहा है, रोजगार का इशू भी मौजूद है, क्या सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से इस पैकेज से मसला हल हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको जवाब दिया है, आप रिपीट कर रहे हैं। आप पहले एक सवाल ये करें कि पाकिस्तान की मईशत का जो सबसे बड़ा इशू क्या है, तो मैं खुद ही सवाल करके उसका जवाब जी, दे जी। देता हूं, क्योंकि आप घूम फिर के एक ही बात कर रहे हैं। सर मैं इसलिए मुतमईन नहीं हो पा रहा ना सर, सर मैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि खाली वहां पे जाके ये जो 5 चीजें हैं इनके लिए इन पे एक सब्सिडी मिल जाना और डिस्काउंट में चीजें मिल जाना, ये हल नहीं है। रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। मेरी भाई, फरमाइए, ये फरमाइए। तो अंजुम निसार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 15 अरब की सब्सिडी ना होने के बराबर है, मैं जी। इत्तेफाक करता हूं। मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का इशू क्या है, पाकिस्तान क्या ऐसी चीज है जो करके इस क्राइसिस से निकल सकता जी। है? सिर्फ और सिर्फ एक पावर जनरेशन। हमने लोड शेडिंग कर करके हमारी पावर जनरेशन 40,000 मेगावाट पे पहुंच गई है। आज उसका यूज हो रहा है 8,000 मेगावाट। आप हजार अरब रुपए सब्सिडी हर साल कैपेसिटी पेमेंट की सूरत में दे रहे हो। क्या आपके पास इतनी गुंजाइश है? क्या आपकी इतनी डीप पॉकेट है? क्या ये इलेक्ट्रिक जिस रेट में आप बेच रहे हो उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ रही है? इस मसले का हल निकालना चाहिए। मैं अंजुम निसार साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बॉडी के इलेक्ट्रिक चेयरमैन है वो, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क जहां क्राइसिस में जा रहा हो उस जगह को वो आइडेंटिफाई करें। अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे तो इस मसले का हल होगा, क्योंकि आपकी समर में भी मैक्सिमम पीक पे भी डिमांड 24,000 और 22,000 होती है और एवरेज डिमांड 17-18,000 होती है। अब इतनी बड़ी आप कैपेसिटी पेमेंट दे के आप नहीं बच सकते, आपके मसाइल इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो मेरी ये है कि हम कारोबारी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट जिस मुश्किल में बैठी हुई है उसकी मदद करे और उसको उससे निकालने के लिए रास्ते बताए। और अगर पावर जनरेशन के मामला ठीक नहीं होंगे, आपकी मुश्किलात बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और इसके लिए एक कमेटी बनाए, बॉडी बनाए, ईसीसी बैठे, कोई भी बैठे और इसके मसले को हल करें, क्योंकि ये मसला जब तक पावर जनरेशन का हम हल नहीं करेंगे, ये बहुत जबरदस्त आपने निशानदेही की है इस तरफ पावर जनरेशन के। और हमने जो पुराने आईपीपीज हैं उसके अभी तक जो है हम पैसे दे रहे हैं और आगे भी इसको कंट्रोल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब, मियां अंजुम निसार साहब, क्योंकि टाइम का दौरानिया जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता था तफसील से और आगे बढ़ने का, लेकिन इंशाल्लाह इन मौज़ूआत पे आपको ज़हमत देते रहेंगे। अकील साहब आपको भी और मियां अंजुम निसार साहब आपको भी। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।